जय हिंद दोस्तों, न्यूटन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं 12th क्लास के होम साइंस के PYQ के बारे में। PYQ यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, लघुत्तरीय प्रश्न PYQ। तो दोस्तों आज हम देखेंगे कि जितना भी होम साइंस में लघुत्तरीय प्रश्न 2011 से लेकर 2024 तक जितना भी लघुत्तरीय प्रश्न बना है वो सारा आपको मिलेगा। लेकिन एक वीडियो में सारा तो नहीं मिल सकता है क्योंकि वीडियो भी लंबा हो जाएगा, आप लोग पूरा देख भी ना पाइएगा। इसीलिए हम सोचते हैं कि एक वीडियो में 10 गो क्वेश्चन बहुत है और 10 गो क्वेश्चन का आप लोग रोज प्रैक्टिस करते रहिए ताकि आपको एग्जाम से पहले ही सारा सब्जेक्ट करा दिया जाएगा। आप लोग एग्जाम से पहले ही सारा का प्रैक्टिस भी हो जाएगा। समझ गए? आप लोग एग्जाम में इस प्रकार से जाना है कि सब्जेक्ट लिखने में सबसे इंटरेस्ट आपको आना चाहिए। जो आपको बोरिंग लगता है वो बोरिंग नहीं होना चाहिए। समय रहते आपको पूरा भी लिख देना है। समझ रहे हैं? चलिए आइए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सबसे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन की मानव निर्मित तंतु संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। आप लोग एक बात और बताना चाहते हैं कि आप लोग के 1 से लेकर के रहेगा 20 तक। ठीक है, 1 से लेकर के 20 तक इस प्रकार से रहेगा। उसमें दिया जाएगा लघुत्तरीय प्रश्न है जिनमें से 10 प्रश्नों का उत्तर देना अनिवार्य है। समझ गए? सबका टिप्पणी लिखना रहेगा। 20 को रहेगा छोटा छोटा प्रश्न। इस प्रकार से लिखा हुआ रहेगा कि मानव निर्मित तंतु, सिर्फ देखिए मानव निर्मित तंतु, बस इस प्रकार से लिखा रहेगा। और एक लिखा है निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए किन्हीं 10 पर। तो आप लोग की ज़्यादा बहुत आसान है, टिप्पणी लिखना बहुत सिंपल है, लेकिन एक दो बार प्रैक्टिस कीजिएगा तब आसान है, नहीं तो ये भी आसान भारी हो जाएगा। समझ गए? कोई चीज़ को काम करते रहिएगा तो आपको आसान लगेगा, नहीं कीजिएगा तो बहुत टफ लगेगा। आइए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। मानव निर्मित तंतु संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो उत्तर में लिखेंगे कि प्रकृति में भौतिक रूप से उपलब्ध सामग्री को रासायनिक तथा यांत्रिक विधियों से तंतु तैयार किया जाता है। तंतु तैयार किया है। सबसे पहले क्या जानेंगे कि जिसे मानव निर्मित तंतु कहते हैं, जैसे रेयॉन, नयॉन, पोलिएस्टर, डेक्रान आदि जो मानव तंतु निर्मित से तैयार किए गए वस्त्र तंतु प्राकृतिक तंतुओं की अपेक्षा अधिक मजबूत तथा अधिक टिकाऊ होते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आप लोग ध्यान में यह रखिएगा कि रेयान, नयान, पोलिस्टर, डेक्रान ये जो है से क्या मानव निर्मित तंतु है। समझ गए? चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है कि चिकनाई के धब्बे संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो दोस्तों लिखेंगे उत्तर में, हम सभी जानते हैं, बेहतर तरीका से जानते हैं भाई, कि प्रयोग करते रहने से वस्त्रों का पर मैल जम जाता है। हर रोज रोज में कपड़ा पहनिएगा तो मैल नहीं जमेगा, है कि नहीं? मैल का रोज पहनिएगा तो कादो जम जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? कभी कभी घी, तेल, मक्खन, क्रीम, रसेदार सब्जी, पेंट, वर्निश, तारकोल आदि पदार्थों से लगने वाले धब्बे चिकनाई के धब्बे होते हैं। कभी कभी देखिएगा कि काम उम करते होंगे तो घी गिर जाता होगा, तेल गिर जाता होगा, मक्खन खाइएगा, एकदम क्रीम, यानी कि क्रीम नहीं आप लोग खाए हैं जी, हैं ये बर्फ़ वाला जो बर्फ़ बेचने आता है, समझ गए? जो कुल्फ़ी जो बोलते हैं वो क्रीम ही रहता है। उस अब उस समय लग जाएगा। समझ? बहुत पर क्रीम भी अलग अलग तरह का होता है। समझ गए? तो ये सब को छुड़ाने के लिए धब्बे का इस्तेमाल किया जाता है। इन धब्बों को दूर करने के लिए ऐसे घोलकों का प्रयोग किया जाता है जिनमें वो घुल घुल जाए। जैसे में 1 भाग सफ़ेद सिरके के को 2 भाग पानी के साथ मिलाकर घोल में दाग वाले कपड़े को भिगोइए। समझ गए? देखिए 1 भाग सफ़ेद सिरके को 2 भाग पानी के साथ मिलाकर घोल में दाग वाले कपड़ों को भिगाना है। इसे 15 मिनट के लिए छोड़ दें और फिर कपड़े को ठंडे पानी से धो लें। फिर उसके बाद कपड़े को नियमित डिटर्जेंट से धोएं, फिर कपड़े को धूप में सुखाएं। इतना करने पर कपड़ा पर लगे चिकनाई धब्बे हट जाएंगे। चलिए, लेकिन देहात के आदमी तो ऐसे बरस मार मार के कपड़ा फाड़ देगा। समझ गए? 15 मिनट तो भिगो के रखेगा नहीं। लेकिन हम लोग के जितना वो बनता है वो तो लिखिएगा ना, कि अपना बिहार बोर्ड लिख दीजिएगा जैसे मन में वैसे। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 3। भाई साहब ये बहुत छिटा रहा है जैसे तैसे। लिखेंगे विनियोग संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। सबसे पहले निवेश या विनियोग यानी इन्वेस्टमेंट का सामान्य आशय ऐसे व्यापारों से है जो उत्पादन क्षमता में वृद्धि लाए, या अपने पैसों को एक ऐसी जगह डालना जो आपको भविष्य में कुछ रिटर्न कमा कर दे। आपको ऐसे जगह पैसा को इन्वेस्ट करना है जो भविष्य में आपको कमा करके दे। समझ गए? निवेश या विनियोग कहलाता है। विनियोग शब्द में के कई मतलब होते हैं। कई मतलब देखिए क्या क्या मतलब होते हैं। ऐसे खर्च जो उत्पादन क्षमता बढ़ाए जाए, और इसमें पूंजी जमा करना और मशीनें खरीदना, नई इमारतें बनाना,
स्टॉक में वृद्धि करना, जैसे में किसी बैंक के पूंजी जमा करना या परिसंपत्ति खरीदने जैसे कार्य जो भविष्य में लाभ पाने की दृष्टि से किए जाते हैं, उसे निवेश या विनियोग ही पूंजी है। तो आप लोग लिख दीजिएगा, समझ गए। अब यहाँ तो पूरा समझाने में पता चला कि विनियोग की बहुत बढ़िया से डीपली में पूरा समझा रहे हैं। अब बताइए, तो हमको तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन करना, आप लोग पढ़े लिखे होंगे, समझ गए। ऐसे थोड़ी है पूरा सिलेबस, इतना कम समय सिलेबस कंप्लीट करके यहाँ तो खाली आपको हिंट्स थोड़ा सा मिल जा रहा है कि हाँ इस प्रकार से लिखना है। प्राथमिक रंग संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो लिखेंगे उत्तर में, प्राथमिक रंग वो रंग होते हैं जिन्हें किसी और रंग को मिलाकर नहीं बनाया जा सकता है। प्राथमिक रंग का प्रथम श्रेणी के रंग होते हैं या रंग मुख्य रंगों में आते हैं। इनके अंतर्गत लाल, पीला, नीला ये 3 प्राथमिक रंग हैं, लेकिन इन रंगों को मिलाकर द्वितीय रंग बनाए जाते हैं। समझ गए, इन रंगों को मिलाकर द्वितीय रंग बनाया जा सकता है। जैसे नारंगी, हरा और बैगनी ये द्वितीयक रंग हैं। इन रंगों को मिलाकर तृतीय रंग भी बनाए जाते हैं, जैसे लाल नारंगी, पीला हरा, नीला बैगनी, लाल बैगनी ये तृतीय रंग है। तो याद रखिएगा द्वितीय रंग कौन कौन है, तृतीय रंग कौन है, प्रथम रंग कौन है। समझ गए, क्वेश्चन पूछेगा निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम रंग नहीं है, बस समझ में आपको आ जाएगा, इसलिए इग्नोर करके मत निकलिएगा। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 6। दोस्तों कहा जाता है, आपकी मुस्कुराहट ने मेरे होश उड़ा दिए, आपकी मुस्कुराहट ने मेरे होश उड़ा दिए, मैं होश में आने ही वाला था कि आप फिर मुस्कुरा दिए। बताइए। आइए क्वेश्चन नंबर 5 नंबर क्वेश्चन है कि पीयूष ग्रंथि संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। उत्तर में लिखेंगे, यह मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है, इसे मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। यह एक अंतःस्रावी ग्रंथि है, इसका आकार मटर के दाने के समान होता है। यह ग्रंथि मनुष्य के मस्तिष्क में पाई जाती है। यह ग्रंथि सारे शरीर को नियंत्रण करती है। ससुरा कितना मन ये काम करती है, आप लोग समझ रहे हैं, समझ गए। सबसे पहले जानिए कि मानव शरीर का सबसे छोटी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि, दूसरा इसे मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं, तीसरा यह एक अंतःस्रावी ग्रंथि है, चौथा ये इसका आकार मटर के दाने के समान है, पांचवा ये मस्तिष्क में पाया जाता है, छठा शरीर को नियंत्रण करता है। ससुरा सारा काम यही लगता करता है। इस ग्रंथि के कई हार्मोन निकलते हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख हार्मोन ये रहे, क्या क्या है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन, वृद्धि हार्मोन, थायराइड उद्दीपक हार्मोन जिसको TSH छोड़ने के लिए प्रेरित करता है। तो आप लोग इतना लिख दीजिएगा। अब आ जाते हैं 6 नंबर प्रश्न में, प्रजनन अंग संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो लिखेंगे, प्रजनन एक मौलिक जैविक प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत बच्चे या संतान पैदा होती है जो अपने माता पिता के समान होते हैं। जिस प्रक्रम द्वारा जीव अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं उसे प्रजनन कहते हैं। जीवों के प्रजनन भाग लेने वाले अंगों को प्रजनन अंग कहते हैं। मानव में नर तथा मादा प्रजनन अंग पूर्णतः अलग अलग होते हैं। नर प्रजनन अलग होता है और मादा प्रजनन अलग होता है। नन प्रजनन अंगों के नाम इस प्रकार है, कौन कौन, विषण एवं विषण कोश, अधिविष्णी, शुक्रवाहिका, शुक्राशय, मूत्रमार्ग, शीशन, पुरस्थ या प्रोस्टेट, ये सब पुरुष का यानी कि नर प्रजनन अंगों का नाम है। अब हम लोग चलते हैं मादा प्रजनन अंगों के नाम इस प्रकार है, अंडाशय, अंडवाहिनियों, गर्भाशय, योनि। ठीक है, तो याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव यहीं से बनाता है। क्वेश्चन नंबर 7, खाद्य का सड़ना संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो लिखेंगे उत्तर में, खाद्य पदार्थ तथा उसके आसपास के वातावरण में होने वाले रासायनिक परिवर्तन के कारण दूषित हो जाते हैं, जिसे खाद्य का सड़ना कहते हैं। यह जीवाणुओं तथा एंजाइम के कारण संदूषित होते हैं, यह स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 8 नंबर प्रश्न है, एलिपक कार्य संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो लिखेंगे, एलिपक कार्य एक प्रकार का हस्तशिल्प है जिसका निर्माण उड़ीसा के पिपली गांव यानी पुरी जिला में होता है। इसे पिपली चंदुआ भी कहा जाता है। इस तकनीक के 2 रूप हैं,
एक है इल्पिक, जहां एक कपड़े के आंकड़े को आधार परत पर सील दिया जाता है, और दूसरा है रिवर्स एपिलक, जिसमें कपड़े के दो दर्पण बिछाए जाते हैं और बाद में ऊपरी परत से एक आंकड़ा काट दिया जाता है, जिससे समान स्थिति हो जाती है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 9, चेक के प्रकार पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो लिखेंगे चेक के कई प्रकार होते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे वाहक चेक। यह चेक में पेमेंट उस व्यक्ति को किया जाता है जो चेक रखता है। इसमें प्राप्तकर्ता के सामने वाहक लिखा होता है। इसकी राशि कोई भी व्यक्ति प्राप्त कर सकता है। इसे खो जाने का खतरा रहता है। समझ, वाहक चेक एक ऐसा चेक है जो इंसान के पास रहता है, उसमें लिख दिया जाएगा हाँ इतना पैसा है, और समझ गया, आपको कह दे जाइए आप इस बैंक में से निकाल लीजिए। आपको अगर वो भुला गया तो भाई दूसरा का हाथ लग गया तो फिर वो निकाल लेगा। समझ रहे हैं आप लोग। चलिए अब समझेंगे आदेशक चेक। आदेशक चेक जरा समझिएगा। चलिए सबसे पहले समझेंगे कि इसमें वाहक शब्द काटकर आदेशक लिखा होता है। जिस व्यक्ति के नाम से चेक लिखा होता है भुगतान उसी को दिया जाता है। आगे 3 में रेखांकित चेक। इस चेक की बाईं ओर के ऊपरी सिरे पर 2 तिरछी समानांतर रेखाएं खींची होती है। इसकी राशि का भुगतान नहीं किया जाता है। व्यक्ति के नाम के खाते राशि जमा कर दी जाती है। इस प्रकार के चेक खोने पर दूसरे व्यक्ति को राशि मिलने की संभावना कतई नहीं होती है। चौथा में लिखेंगे कि व्यक्तिगत चेक। यह चेक कोई व्यक्ति अपने बैंक खाते से पैसे निकालने के लिए लिखता है। तो 4 हम लोग चेक इस प्रकार से लिख देंगे। अब 5वां बेरोजगारी संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो लिखेंगे बेरोजगारी एक ऐसा शब्द है जो ऐसे व्यक्तियों को संदर्भित करता है जो रोजगार के योग्य है और सक्रिय रूप से उन नौकरी की तलाश कर रहे हैं लेकिन उन्हें नौकरी नहीं मिल पा रही है। आगे बेरोजगारी की एक समस्या। पहला समस्या क्योंकि यह व्यक्तिगत से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक गरीबी को जन्म देती है। गरीबी कई समस्याओं को जन्म देती है। यह लोगों को शिक्षित होने और अच्छी तरह से जीने के बजाय पैसा कमाने पर अधिक ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रेरित करती है। यह समस्या आगे चलकर देश के स्तर पर या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक देश को कर्ज में डूबने की ओर ले जाता है। तो दोस्तों आज की वीडियो बस यहीं तक। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।